जय हिंद। बैठिए। बैठिए। कौन सा निबंध चल रहा था? कोई आधे पे रुका हुआ है कि कंप्लीट हो गया था? एक नया निबंध नोट करेंगे। कॉपी दिखाओ, कल क्या था? दिखाओ कॉपी क्या है। नोट करेंगे। साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि यह नैतिकता और सामाजिक क्रिया का रूप भी है। यही था निबंध। कल इसकी हम लोगों ने एक रूपरेखा बना ली है, बोलो बना ली है। कुछ चीजों की चर्चा कर चुके थे, स्पेशली सिनॉप्सिस के संदर्भ में, कि भाई पहले ज्ञान का स्रोत बताएंगे, फिर नैतिकता की स्थिति बताएंगे, और लास्ट में हम लोग यह भी बताएंगे कि कैसे सामाजिक क्रिया का यह रूप है। क्लियर है? अब नोट करते हैं प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले लिख रहे हैं कि साहित्य क्या है। नोट करें, साहित्य क्या है। साहित्य क्या है? बैठ जाओ सारे लोग। साहित्य क्या है, और फिर बताएंगे साहित्य किस प्रकार से ज्ञान का स्रोत है। पहले लिख रहे हैं साहित्य क्या है, एक दो पैराग्राफ नोट करेंगे। साहित्य मानव जीवन की, साहित्य मानव जीवन की ज्ञान राशि और भाव राशि, ज्ञान राशि और भाव राशि का संचित कोश और उसकी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य मानव जीवन की ज्ञान राशि और भाव राशि का संचित कोश और उसकी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य में, साहित्य ज्ञान विज्ञान, दर्शन, गणित, भूगोल, गणित भूगोल, कला विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष आयुर्वेद, ज्योतिष आयुर्वेद आदि का ज्ञान है। तो साहित्य में, साहित्य जो है इन सबका, साहित्य में इन सबका ज्ञान है। इसके कारण यह लिख लोगे, साहित्य भारतीय संस्कृति के उत्तरोत्तर संरक्षण में, उत्तरोत्तर संरक्षण और विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। साहित्य भारतीय संस्कृति के उत्तरोत्तर संरक्षण और विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। एक बार फिर से बोलना, अगर कोई पूछे साहित्य क्या है तो क्या बोलोगे? अगर एक लाइन में बताना हो तो इस लाइन को बोलोगे, साहित्य मानव की ज्ञान राशि का संचित कोश है। ऐसा भी बोल सकते हो, तो और विस्तार देते हुए बोल सकते हो, साहित्य मानव की ज्ञान राशि और भाव राशि, जो उसके भाव अभिव्यक्त हुए हैं, जो उसके ज्ञान है, सब साहित्य में है। आज तक मानव ने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो इन भावों को अभिव्यक्त किया है, कहाँ संग्रहित है? हमें प्राचीन काल का ज्ञान किसके माध्यम से मिल रहा है? साहित्य के माध्यम से। कुछ पाली साहित्य है, कोई तमिल साहित्य है, कोई संगम साहित्य है, ये छोड़ो, कुछ जैन साहित्य है, वेद और उपनिषद हैं, बोलो, नाना प्रकार की पुस्तकें हैं, राज तरंगणी है, इंडिका है, ये छोड़ो। इन सब ग्रंथों से हमें ज्ञान मिलता है। तो भारतीय संस्कृति को उन्नत पक्षों को यही संजोए हुए है। कौन? साहित्य। विकास में यह सहायक है। तो हम लोगों ने पहला लाइन लिखा है, ज्ञान मानव की ज्ञान राशि और भाव राशि का संचित कोश और उसकी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो कभी साहित्य क्या है तो इस तरीके से आप दे सकते हो। और साहित्य को हम समाज का दर्पण कहते हैं। समाज में जो चीजें चल रही हैं, उथल पुथल, गरीबी, बेरोजगारी, सामंतवाद, शोषण, सबका वर्णन कहाँ पे दिखाई देगा? और केवल यही नहीं, उत्सव, विवाह, पर्व, जितनी चीजें हैं, उन सब की भी जानकारी कहाँ से मिल रही है? विवाह के समय कौन सा गीत, वो भी है। युद्ध के लिए आह्वान करना है, वो भी गीत है। 9 वर्ष पे कौन सा गीत क्या गाओगे, उसका भी गीत है। सब मांगलिक गीत भी है। और सब कहाँ से निकल रहा है? साहित्य से। बोलो। तो साहित्य एक तरीके से पूरे समाज को प्रतिबिंबित करता है और दर्पण है एक प्रकार का, समाज को रास्ता भी दिखाता है। हम कहते हैं साहित्य समाज की आत्मा है। साहित्य समाज की आत्मा है। ध्यान रखना। क्लियर?
बोलो क्या लिख लिया? साहित्य के बारे में एक पैराग्राफ। और साहित्य के महत्व को देखते हुए कहा जाता है, नोट करोगे, साहित्य के महत्व को देखते हुए कहा गया है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। देखो देखो, बात से बोलो। शांत हो जाओ। तो पीछे से उठकर आगे आनंद लेने के लिए, आनंद आता है ना देखने में। इतना जीवन का बड़ा शांत हो जाओ आप, शोर को कम कर लो। मुझे लगता है पहले 5 मिनट हम लोग एक नया टर्म देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वह है संवेगात्मक बुद्धि। पहले इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। शांत हो जाओ आप, अभी भी है क्या कोई दिक्कत? बैठ जाओ। स्थान यहां पे जा रहे हो पीछे में। एक शब्द समझ लेते हैं। देखो, एक प्रशासनिक अधिकारी में आला दर्जे की संवेगात्मक बुद्धि का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? इसकी मात्रा अधिक हो। कौन सी बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? आज यह माना जाता है कि जीवन में सफलता में 80% योगदान कौन सी बुद्धि का है? पहले माना जाता था कि जो पढ़ने लिखने में तो होगा बहुत ऊंचाई टच करेगा। अब कहा जा रहा है कि जिसमें ये हो ना उसकी ज्यादा ऊंचाई होगी। किसकी? सफलता में इसकी ज्यादा भूमिका है। इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सारे लोग मनुष्य हैं। क्या है? केवल मनुष्य नहीं है, हम लोगों के भीतर पशु वाला भी लक्षण है, हम लोगों के भीतर पौधे वाला भी लक्षण है, वनस्पति वाला भी लक्षण है, और हमारे भीतर बुद्धि भी है। बोलो क्या है? नंबर में अरस्तु ने कहा मानव आत्मा में सब चीज है। कौन कौन से लक्षण है? पशु वाला लक्षण है। जैसे वनस्पति को पोषण की जरूरत होती है कि नहीं, भोजन की, हवा पानी चाहिए ना उसको। किसको? वनस्पति को पोषण चाहिए, तो मनुष्य को भी पोषण चाहिए। भूख लगती है, भूख की शांति होनी चाहिए। पोषण चाहिए कि नहीं पौधे को? तो बोले ये नो, मनुष्य को भी चाहिए। तो ये लक्षण मनुष्य में भी है जो वनस्पति का है। पशु वाला भी लक्षण है। पशु का लक्षण क्या है? क्रोध। बोलो भय। बोलो ये नो, कामुकता। ये सब किसका लक्षण है? भूख इसको भी आती है। किसको? तो ये सब जो है ना, क्रोध भय आदि, ये सब संवेग हैं। क्या है? इमोशंस हैं। मनुष्य में नाना प्रकार के इमोशंस भरे हुए हैं। मनुष्य में ये जो प्रेम है, लज्जा है, ध्यान, ईर्ष्या है, डाह है, जलन है, ये सब क्या है? अरे बोलो क्या है? संवेग है। ये जब होता है ना, ये क्रोध, लज्जा, प्रेम, भय, तो आदमी के मन और शरीर दोनों में वेग पैदा हो जाता है। जैसे अभी हुआ था क्रोध, तो इनके शरीर में होने लगा, अब मांसपेशियां होने लगी, संकुचित होने लगी, फैलने लगी, भौं आंखें लाल होने लगी, मन एकदम विचलित होने लगा। दोनों पे असर जाएगा। किस पे? उसमें कोई हो सकता है कांपने भी लगे भय से, अनाप शनाप बोलना शुरू कर दे। जैसे भयभीत हो गया, जैसे ही क्रोध आया, क्या पैदा हुआ? वेग पैदा हुआ। इसको हम बोलते हैं इमोशंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोशन है, मोशन पैदा हो गया। दोनों में मोशन पैदा हो गया, दोनों में गति पैदा होगी। और दो सामने से ही गतिशील हो जाएं तो क्या दशा होगी? दोनों एक दूसरे को बाईपास करने लगे, बुद्धि हो गई मंद, आगे किस स्तर पे?
हाथापाई शुरू, बुद्धि काम नहीं कर रही है। 1 सेकंड का क्रोध, कितने देर का क्रोध, 1 मिनट, दशा क्या हो गई, दशा क्या हो गई। चल रही है तैयारी इसकी कि हम फलाना एसडीएम बनेंगे, अस्तर किस स्तर पे गया मामला, सेकंड का क्रोध, बाहर भी निपट सकते थे प्लांट में, यही निपटा देंगे, यहां निपटाना संभव है, यहां पे रखा हुआ है ना। अरे बोलो, जिस दौर से आप लोग कभी गुजर रहे हो, हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, और ठीक ठीक स्थिति से गुजरे हुए हैं। हॉस्टल में रहे हुए हैं, तो हॉस्टल में तो अलग स्थिति थी, वो एकता वाली स्थिति थी, किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, वो दशा रही है हम लोगों की। मगर स्थितियां धीरे धीरे बदल जाती हैं, दायित्व तो बदल जाता है, भूमिका बदल जाती है। अरे बोलो यस और नो। तो अभी जैसे ही उसको क्रोध पैदा हुआ, संवेग हुआ, बुद्धि ने काम करना बंद किया, मोशन पैदा हुआ, वेग पैदा हुआ, और आपस में गुत्थम गुत्थी शुरू। कई बार लोग क्षण मात्र के क्रोध में, क्षणिक क्रोध में पूरा जीवन दांव पे लगा देते हैं। सेकंड में क्रोध सामने वाले को मार दिया, जिंदगी भर उनका मामला खत्म है, लाइफ हेल हो जाता है। परिवार का जीवन, बोलो आसपास के लोगों का जीवन, मित्र भी दुखी हो जाते हैं। यार ये क्षणिक गुस्से में आकर केवल पश्चाताप, केवल बोलो केवल 1 सेकंड का क्रोध हुआ। अभी कितने देर से बैठे हो, 5 मिनट से, किसी शॉर्ट नोटिस पे किसी मुद्दे पे विवाद हुआ, गुत्थम गुत्थी शुरू। पशुओं में क्रोध होता है, आपस में लड़ने लगते हैं, मार के एक दूसरे को घायल कर देंगे। तो मनुष्य में भी लक्षण तो है ना पशु वाला। ऐसा कौन कर, एरिस्टोटल कर दे, आज से कई हजार साल पहले बोला अरस्तु ने, ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, बोलो कि मानव में पशु वाला भी लक्षण है। तो मानव को अपने विवेक से, अपने बुद्धि से इन लक्षणों को क्या करना चाहिए भाई। क्रोध भी है तो उसको कंट्रोल करो, भय भी है तो विवेक से क्या करो, रेगुलेट करो। भूख लगी है तो कुछ भी गिराओ, खा लोगे क्या, पशु तो कुछ भी खा लेगा। क्रोध आ गया ना तो किसी को मार देगा, बिना जानिए कौन से हैं, कितने आप तिस्मार खा हो, बिग शॉट हो, पशु के सामने खड़े हो जाओ ना, गुस्सैल पशु के सामने, समझेगा क्या आपको, उठाकर फेंक देगा कहीं पे। आप समझते रहो कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, समझेगा क्या। आप हो सकता है बहुत बड़े पोस्ट पे हो, समझेगा क्या। वो पशु है ना, क्रोध में हिट कर देगा, भय पैदा होगा तो भाग जाएगा, भूख होगी तो कहीं खा लेगा, कामुकता होगी तो कहीं इंप्लीमेंट कर देगा। ये सब उसके लक्षण है ना। उसे भी कई बार उसी स्तर पे आता है। बोले ये सुनो, कई लोग लज्जा में ये होता है, कई लोग इतना लज्जाशील हैं, कुछ बात करते वक्त इतने गतिशील हो जाते हैं, बोलना है कुछ बोल देते हैं, कुछ बाद में पछताते हैं। अरे यार किसी से बात करने गए हो तो ठीक से बात कर लो, लजाने की क्या बात है। लजाओगे तो बोलने का कुछ अनबैलेंस हो जाओगे, और अनबैलेंस में कुछ भी बोल दोगे, सोचोगे ये बोलना शर्म आने लगी है तो क्या करोगे, ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे। ये सुनो, तो इमोशंस जो हैं इनको हमें अपने किसे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो केवल पश्चाताप की स्थिति पैदा होती है। आदमी केवल पश्चाताप करता है, यार उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। आज सड़क पे रोड रेज की घटनाएं होती हैं, 2 गाड़ियां टकरा गई, निकाला रॉड, सामने वाले को मार दिया। खूब ऐसी इंडिया में सैकड़ों घटनाएं, हजारों घटनाएं प्रतिवर्ष रोड रेज की हो रही है। रोड रेज, सड़क पे सूट बूट में निकले और हाथापाई शुरू, गुत्थम गुत्था दोनों किए हुए। बोलो जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है बगल में तुरंत में, फ्रस्ट्रेशन कहीं और होगा, निकल गया कहीं और। तैयारी चल रही है किसकी, एसडीएम की, तुरंत हाथापाई शुरू है। और उसके बाद नतीजा क्या निकला, नतीजा क्या निकला, आगे सारे लोग मजबूत टाइप के लोग, हट्टे कट्टे लोग टांग उठा के ले गए। बोलो बाहर में अलग स्थिति चल रही होगी अभी ऐसा नहीं कि उनको आराम से विदा कर देंगे हैं, अभी बाहर में स्वागत सत्कार करेंगे, ठीक से समझाएंगे, उनको बुझाएंगे, बाद में भेजेंगे। हो सकता है उनके पिताजी को बुलाया जाए कि भाई देखिए आप अभी क्षमा याचना टाइप से चल रही होगी कि गलती हो गई, मगर जो होना होता हो गया। तो जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो कि आवेग में बहकर कदम मत उठाओ, गुस्से में बहकर मत उठाओ। एरिस्टोटल का कथन है कि क्रोध अपने आप में बुरी चीज नहीं है, मगर क्रोध कहां करोगे, कितनी मात्रा में करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, यह सबके बस की बात। तो इस बातों को ध्यान रखें। क्रोध करते वक्त भी आपको ध्यान रखना चाहिए कितनी मात्रा में क्रोध करें, कब क्रोध करें। किसने कहा, एरिस्टोटल ने कहा। क्रोध में एकदम लोग बही जाते हैं, क्रोध हुआ तो आप जब तक मार कुटाई होगी नहीं तब तक गुस्सा शांत, और चरम परिणति, क्रोध की चरम परिणति पश्चाताप में होती है। बोलो, और क्रोध के बारे में 2 लाइन लिख लो, ध्यान रखना, समझोगे तो समझ में आएगा। क्रोध, अरे लिख लो, कोटेबल कोट कर लो, कोट इंपॉर्टेंट कॉम में लिख लो। क्रोध दूसरों की गलतियों के लिए, क्रोध दूसरों की गलतियों के लिए स्वयं को मैं के द्वारा दिया गया दंड है। मैं को इन्वर्टेड कॉमा में, स्वयं को मैं के द्वारा, मैं के द्वारा दिया गया दंड है। ऐसे बोलो, क्या लिखा, क्रोध दूसरों की गलतियों के लिए स्वयं को, आप ऐसे जो स्वयं को खुद के द्वारा दिया गया दंड है। मैं लिखोगे तो मैं में अहंकार आता है,
आदमी के भीतर अहंकार है, वो दंड करता है, क्रोध आता है। तुमने मुझे बोल दिया मैं फलाना आदमी, तो मैं अहंकार को भी दर्शाता है। अहंकार है तभी तो क्रोध आ रहा है। बोलो, जब आप क्रोध करते हो ना, इसका मतलब स्टेटमेंट बुद्धिज्म से आता है कि यदि आप क्रोध कर रहे हो तो आपको कोई और दंड नहीं देगा, बल्कि क्रोध ही आपको दंड देगा। कौन दंड देगा? क्रोध स्वयं आपको दंड देगा, क्योंकि जैसे ही क्रोध करते हो पूरे आपके शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स का फ्लो शुरू होता है। नेगेटिव हार्मोन्स, आप एकदम विशुद्ध साइंस के हिसाब से देखो, प्योर साइंस, आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है, बीपी हाई हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। बोलो, ज्यादा क्रोध करते हो चर्म रोग की बीमारी हो सकती है, पेट की गड़बड़ी हो सकती है। अरे बोलो यस और नो, ये सब क्रोध की चरम परिणति होती है। अरे बोलो यस और नो, क्रोध से सबका संबंध है। ये सब मॉडर्न रिसर्च से बता रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि जैसे ही ऐसा करोगे, क्रोध हार्मोन्स का गेम है, हमारा पूरा जीवन हार्मोन्स का खेल है। और जब ये काम करोगे तो समय कैसा हार्मोन्स, और अभी थोड़ी देर नहीं, अभी बहुत देर तक नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होगा बाद में। समझ में आ रहा है? तो बोलो, तो अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को अपने विवेक से टैकल करो। एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे क्रोध पे ही। स्टोरी है पंचतंत्र की। किसकी? एक व्यक्ति ने न्योला पाल रखा था। किसको पाल रखा था? बड़ी अच्छी सी स्टोरी है इमोशनल इंटेलिजेंस के विकास के लिए। उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक बार उसने न्योला, चूंकि पालतू था, तो घर में बाहर निकला तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, बच्चा बेड पे सुला के निकल गया। पालतू न्योला भीतर में था। जब वापस आया कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, जब दरवाजा खोला तो सामने ही खून के छींटे दिखाई दिए और न्योले के मुंह में बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, लगा हुआ था। उसको गुस्सा आ गया कि इसने मेरे बेटे को काट रखा है, और तुरंत गुस्से में आया, उठाया लाठी और तुरंत प्रहार किया। न्योला मस जाता है, आगे बढ़ता है, थोड़ा आगे बढ़ के कमरे में जाता है तो बच्चा बेड पे और बगल में एक सर्प मरा पड़ा हुआ है, जो खून से लथपथ सर्प मरा पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ? क्रोध में तो न्योले को मार चुका है, अब क्या कर रहा है? केवल अफसोस। केवल क्या हुआ? अफसोस कि उसने मृत वो सांप से बच्चे की रक्षा की थी। किसने? न्योले ने। और क्रोध में आके आपने उसको मार दिया। जीवन में कई बार क्रोध से प्रेरित होकर लोग गलत कदम उठाते हैं और उसके बाद केवल पश्चाताप करते हैं, काश वो काम नहीं करते। समझ में आया? एक छोटा सा स्टोरी है, किस पे? क्रोध पे ही। और जो मैंने लाइन लिखवाया, ठीक से सोचोगे तो समझ में आएगा, इतना थॉटफुल लाइन है वो। क्रोध करते हो तो आप अपने को दंडित कर रहे हो। प्रयास करो कभी कभी उसको फूंक के निकालें। क्रोध पे बहुत सारे रिसर्च आ गए हैं, और जितने वर्ल्ड के रिलीजन है टॉप क्लास करते हैं, कंट्रोल करो। किसको? क्रोध को कंट्रोल करो। बोलो, क्रोध मत करो। ये कई सारे, क्योंकि उसके पीछे का साउंड ग्राउंड है। जैन और बौद्ध में तो माफी का है, गलती किया है माफ कर दो, क्रोध मत करो। बोलो, क्षमा बड़े लोगों का लक्षण माना गया है, क्षमा ताकतवर का लक्षण माना गया है। अभी कुछ भी नहीं हो, कुछ बोल भी दिया तो बेटा समझेंगे ना, उसको पी लो भीतर में कि तुम ही माला पहनाओगे। जिस दिन बन के आएंगे एसडीएम, आके मिठाई खिलाओगे। पीछे पीछे थे कुमार पाल गौतम थे, अभी जब राजस्थान में आईएएस ऑफिसर हैं, उनके साथ हॉस्टल में घटना घटी कि कई सारे कुछ लोग सीनियर्स थे, उन लोगों ने उनको खूब डिस्टर्ब किया, परेशान कि भाई जिस दिन उनका फाइनली दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू में फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोगों ने पार्टी दे दिया कि हो गया, निपट गया लाइफ, अब तो पीटी भी नहीं होगा। तो उधर का एक ग्रुप था, तो इधर का भी एक ग्रुप हो गया तैयार कि नहीं, इनको कूटना जरूरी है आज। इनको कूटते ही सब पार्टी मना रहा, मैं फेल हुआ, ये खुशी मना रहे। कई बार होता है, आप फेल होते हो, 4 लोग पता चलता बड़े खुश हैं, आगे औकात में बीपीएससी की तैयारी करने गया था। संभव है कि नहीं है? हो सकता है। उनसे लड़ो मत, उनसे लड़के उनको दबाओ मत, ताकत है भी तो भीतर से और अग्नि को प्रज्वलित होने दो कि आज नहीं तो कल इसको झुका दूंगा मैं। क्या करोगे? अगर आपने गुस्सा निकाल के खत्म कर दिया, उसको खूब पीट दिया, ठोक दिया, मामला शांत, अब शांत हो जाओगे, ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं। और आपके व्यंग, उसने व्यंग बोला है ना, अभी आप कुछ हो भी नहीं, तो अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हो? शांत रहो, अपने को और ताकत झोंको। स्थिति परिवर्तित हुई, बाद में कुमार पाल का सिलेक्शन हुआ, आईएएस बने सीधे, उनकी वाइफ भी आईपीएस हैं, और पहले आसाम कैडर था, आगरा के रहने वाले, अभी फिर कैडर चेंज हो जाता है कई बार शादी के बाद, तो अभी राजस्थान कैडर में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। बाद में उन्होंने जब पार्टी दिया, तो जो उस समय पार्टी मना रहे थे, जब इन्होंने होने के बाद पार्टी दिया, तो सबसे आगे वे लोग माला पहनाने के लिए तैयार थे। मजा तो इसका है ना कि हम मिठाई खिलाएंगे सबसे पहले, उनमें होड़ लगी हुई थी। इससे ज्यादा बड़ा बदला क्या हो सकता है? उसका क्या आनंद मिलेगा ये बताओ? जानदार है ना? तो आप कई बार तैयारी करने आते हो, आसपास के लोग व्यंग कसते हैं, पलट के जवाब मत दो, आप कुछ भी नहीं हो अभी। एकदम भीतर और जलाओ, आग को जलाने दो, भीतर में अभिव्यक्त कर दोगे तो ठंडा पड़ जाएगा भीतर, और भीतर से अपने को सशक्त करो, मोटिवेट करो कि जवाब तो देंगे, थोड़ा ठहर जाओ, 1 साल दोबारा आएंगे तो फिर माला तुम्ही बेटा पहनाओगे, ये सुनो। ऐसा भीतर से भाव रखो, बजाय कि आप गुस्से से लाल पीले हो गए, 4 लोगों को बुलाए, पिताजी को बुलाए, ठोक दिए, पीट दिए सामने वाले को कि तुम मेरे बारे में क्यों बोलोगे। ऐसा बिल्कुल मत करो। समझ में आया? दूसरा भी तो गेम हो सकता है, बोलो ये सुनो, संभव है, ध्यान देना। अभी जसलीन कौर हरियाणा कैडर में आईपीएस है,
जब वो घर से निकली तो गांव से पहली कोई लड़की थी जो पढ़ने के लिए दिल्ली आई थी। उनके पिताजी को उनके रिश्तेदार और भी लोगों ने खूब बड़ा प्रेशर दिया कि क्यों भेजे हो, आज तक कोई गया नहीं है, वो यूपीएससी बड़ा कठिन काम है, दबाव था। पिताजी का हंस बोल के केवल टाल देते थे और बोलते भी थे बेटी से कि देखो तुम्हारे चलते मुझे बात भी सुननी पड़ती है। वो बोलती थी कि मैं जरूर अच्छा करूंगी, उसको और बल मिलता था वहां पे। भाई हमारे चलते गांव में पिताजी को 4 लोग आके बताते हैं, रिश्तेदार भी बताते हैं कि भाई क्यों भेजे हो बेटी को अकेले दिल्ली पढ़ने के लिए। और ज्यादा वक्त नहीं लिया, 1.5 साल 2 साल के भीतर वो आईपीएस में सेलेक्ट हो गई। आसपास के जितने रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, दूर के लोग अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं, उनके घर पे अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। और सब लोग थैंक्स बोल रहे हैं कि आपने रास्ता खोल दिया। तो एक बार तो बात सुना उन्होंने, बाद में क्या हुआ, रास्ता खुल गया। तो आप सबके भी बहुत प्रेशर से आए होंगे, ऐसा नहीं कि बड़े आराम से आए होंगे। वैसी स्थिति में आपका दायित्व खूब बढ़ जाता है। जम के मेहनत करो, कोई चीज ऐसी थोड़ी है जो अप्राप्य हो, सारी चीजों को प्राप्त हम कर सकते हैं। मेहनत करने पे सारी चीजों की संभावना है। कई लोगों की लिखने की आदत अभी ठीक नहीं है, मेहनत करोगे तब ना होगा। पहली बार लिख रहा है, मैंने कई लोगों को पूछा पहली बार वो लिख रहे हैं या लिख रही हैं, समस्या के सर में कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, पहला पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ में कैसे जाना है। मैं पूछा जिंदगी में कितनी बार लिखे हो, पहली बार लिख रहे हैं। पहली बार टॉपर टाइप से लिख दोगे क्या? आपको लिखो तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी समझ में आएगी। गलती करोगे, ठीक करो, फिर सुधारो, फिर गलती करो। और 10-20 बार अगर 20-30 निबंध लिख दोगे ना, फिर आप फ्लो पकड़ लोगे। आप ये पूछोगे नहीं कि सर कनेक्टिविटी कैसे करनी है। माइंड अपने आप चीजों को पकड़ लेता है, प्रोसेसिंग होती है माइंड की। और जब तक चीजें प्रोसेस नहीं होंगी तब तक रिफाइंड नहीं होगा। आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, प्रैक्टिस करो। कई लोगों का मैंने देखा है यही पहली बार लिखा है, सर लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जिंदगी में कितनी बार लिखे हो, फर्स्ट टाइम तो दिक्कत तो होगी, चौथी, 5वीं, 10वीं बार में भी दिक्कत होगी। 20-30 लिख लोगे तो यहाँ के बोलोगे नहीं कि लिखने में दिक्कत हो रही है। कहोगे जो निबंध दे दीजिए उठा के लिख डालेंगे। वो आएगा कब? जब 20-30 निबंध आप क्या करोगे। हो सकता है एक को लिखने में 2-3 घंटे का समय लग जाए। लिखो, मगर यहाँ अच्छे लोग बैठे हुए चेक करने के लिए, उनसे चेक कराओ। क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? तो ये सब काम किया जा सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। आते हैं विषय वस्तु पे। तो ध्यान रखना, अपने संवेगों को किससे नियंत्रित करो, और नहीं करोगे तो कभी भी कठिनाई को निमंत्रण दे सकते हो। ये केवल क्रोध में नहीं है, कई बार लोग खुशी में भी कुछ गलत काम कर डालते हैं। खुशी भी क्या है, बोलो खुशी भी क्या है? एक संवेग है, हर्ष या खुशी। अब कई बार शादी विवाह में देखोगे, शादी हो रही है, इतना खुश है, बंदूक निकाला, नीचे से फायर किया, ऊपर से 2 लोग नीचे आ गए। इतना खुश है, उसको पता ही नहीं चला कि ऊपर में भी कुछ लोग ऊपर से भी आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। हर एक साल भारत में सैकड़ों लोग केवल हर्ष फायरिंग में मारे जाते हैं। कौन सी फायरिंग? हर्ष फायरिंग उसको बोलते हैं। हमेशा न्यूज पढ़ोगे आप, वो क्या होगा, इमोशनल हो गया, इतना खुश हो गया कि शादी देख देख कर भाव विह्वल हो गया, निकाला बंदूक और फायर। अब ऊपर कौन उसको पता नहीं, दिमाग तो बंद हो चुका है, हो गया इमोशनल, कर दिया फायर, हो गया काम। तो कई बार हम इमोशंस में बढ़ जाते हैं, उस समय भी बुद्धि काम करनी। कई लोग खुशी में बहुत तेज गति से गाड़ी दौड़ा देते हैं, इतना खुश हो जाता है गाड़ी निकाल के 170 की स्पीड से दौड़ा देगा, और मामला वहीं से घर परिवार के ऊपर असर चला जाता है। ऐसी स्थिति खूब दिखाई देती है। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को ठीक से पढ़े हो ना, तो कम से कम बहुत भावावेश में आके जल्दी कदम नहीं उठाओगे। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, डायरेक्ट करोगे, मैनेज करोगे, उसको रेगुलेट करोगे, एंड देन यू विल एक्ट। तब आप एक्ट करोगे, मैनेज करके काम करोगे। ऐसा नहीं इमोशंस और बह गए। बहुत सारे लोग इमोशंस में बह के काम करते हैं। इंडिया में वैसे भी 1/3 के आसपास लोगों को थोड़ा थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम है। तो ये सड़क पे घूमने वाला 1/3 आदमी कुछ ना कुछ एटम बम टाइप का है। थोड़ा सा उसको छेड़ दोगे ना, मरने मारने को उतारू हो जाएगा। है कि नहीं है? रिपोर्ट देखो, है कि नहीं है? तो हर एक तीसरा आदमी क्या है, एटम बम टाइप में फटने के लिए तैयार है। छेड़ो तो उसको, कहाँ का गुस्सा आपके ऊपर सेकंड में निकाल देगा। अरे बोलो ये छोड़ो। तो आपको कम से कम अपने इमोशंस को अपने विवेक से रेगुलेट करके आगे बढ़ना, और नहीं तो कभी भी कठिनाई को निमंत्रण है। समझ में आया? जानदार ये टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? ये तो आईएएस में पढ़ाना होता है, लाइफ के लिए अत्यंत आवश्यक। शौक से इसको पढ़ लिया करो। कौन सा टॉपिक? कौन सा टॉपिक? इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे विकास होगा, क्या इसके फायदे हैं, सब जानो। और आप सबके भीतर इसका होना अत्यंत आवश्यक है। ये छोटी सी बात पे, और फिर हो सकता है तैयारी छोड़ के, उसका लक्ष्य था भी बीपीएससी की तैयारी करना, लक्ष्य था कि हम एसडीएम बनेंगे, हो सकता है भी उसका लक्ष्य बदल जाए, पहले इसी को निपटाएंगे। हो गया गेम, मामला खत्म, पहले इसी से निपटेंगे, पहले तब जाके हम काम करेंगे। अरे बोलो ये सुनो, केवल किसके कारण हो गया? क्षणिक क्रोध। अरे बोलो किसके कारण? क्षणिक क्रोध। ये क्रोध ऐसा है कि हमारा वर्षों का संबंध 1 मिनट में तोड़ देता है। हो सकता है आपका किसी के साथ बहुत अच्छा संबंध हो, बहुत अच्छी मित्रता हो, बहुत दिनों से वक्त बेवक्त में आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, आप किसी दिन विफल गए, क्रोध में अनाप शनाप चीजें बोल दी, 10 वर्ष की मित्रता क्या हो गई? 1 दिन के 2 मिनट के क्रोध में बह जाता है।
और फिर बाद में अफसोस करते हो कि यार वो मित्र हमारा बहुत अच्छा था, और मित्र इतना नाराज है कि फोन से डिलीट भी कर दिया कि क्या क्या बोल दिया, इसके भीतर तो बहुत भरा हुआ है। बहुत लोग अपने नजदीकी लोगों को खो देते हैं, किसके कारण? बोलो किसके कारण? जो आपका वास्तव में ही ऐसी है। तो आपको अपने क्रोध को अपने विवेक से क्या रखना चाहिए? अरे बोलो क्या करना चाहिए? रेगुलेट करो, मैनेज करो, उसको मॉनिटर करो और उसको रेगुलेट करो, कंट्रोल भी करो, अंधेर एक्सप्रेस करो अपनी चीजों को, तब एक्ट करो, कार्य करो, तो फिर फायदा ही फायदा है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, ठीक है? बोलो बढ़े आगे, ठीक है। क्रोध पे हम लोगों ने देख लिया, और स्टेटमेंट को ध्यान से रखना, लिख के चिपका सकते हो। स्वयं को स्वयं के द्वारा दिया गया दंड, आप दूसरे को दंड नहीं दे रहे हो, किसको दंड दे रहे हो? ध्यान रख लेना। और संवेगात्मक बुद्धि देखना हो तो जाके देखो कैप्टन कूल, अपने MS धोनी को, क्या आला दर्जे का संवेगात्मक बुद्धि है महेंद्र सिंह धोनी का। और लोग का हार्ट बीट बढ़ रहा है, इमोशनल है, और वो आदमी अपने इमोशंस को दिमाग से क्या किया हुआ है? एकदम कंट्रोल किया हुआ है। कई लोग खुशी में एकदम व्याकुल है, भय भी हो रहा है कहीं चौंका ना चला जाए, मगर वो आदमी फील्ड पे एकदम कूल, लगता नहीं है कोई इमोशन। दर्शक इमोशनल हो गए हैं, मगर वो आदमी तब निर्णय और कार्य भी शानदार तरीके से कर देगा। वर्ल्ड में ऐसे ही थोड़ी फेमस हुए। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। उनमें ये क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी है। किसमें? महेंद्र सिंह धोनी में। क्लियर? तो बोलो क्लियर, आगे बोलते हैं। पूछा क्या? लिखवा रहे थे कि बोल रहे थे? मैं बिना बोलूंगा नहीं तो लिख कैसे लोगे? मैं क्या कर रहा था? कुछ बोल रहा था ना, लिख आप रहे थे ना, मैं थोड़ी लिख रहा था। नोट करो। साहित्य क्या है हमने लिख लिया। देखो साहित्य पे अगर करना हो, ऑनलाइन वाले होंगे तो वो अचानक हो गया, अचानक क्या, किस मुद्दे पे हम कहां चले गए। फिर इसमें ना आपस में खूब समझाते हैं कि देखो दुनिया पे नियंत्रण मत करो, अपने ऊपर नियंत्रण करो। कितनी अच्छी अच्छी बातें ऑनलाइन वाले एक दूसरे को समझाते हैं। ये सब चैटिंग का आनंद लेते हैं, पढ़ते भी हैं और चैटिंग भी खूब करते हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक, अच्छी बात है, आनंद लो। नोट करते हैं, क्या लिख लिया? अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, लिख लो। साहित्य के महत्व को देखते हुए कहा गया है कि, नोट करो, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। मुर्दा, मुर्गा नहीं, मैंने कहा मुर्दा है, स्व है। मुर्दा है वह देश, इनको मुर्गा सुना रहा है। कई सबका मुर्गा सुनते हैं, उसके फिर जीवा चंचल हो जाएगी। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। अंधकार है वहां जहां आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, जहां आदित्य नहीं है। मुर्दा वह है देश जहां साहित्य नहीं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य का यह महत्व है। साहित्य के बिना जीवन संभव नहीं है। बोलो, साहित्य हमारे ज्ञान परंपरा को संचित किए हुए है। जो हमारे ज्ञान की परंपरा है कहां पे संरक्षित है? साहित्य में। हजारों साल पहले का ज्ञान चाहिए, साहित्य उठाओ, बोलो ये सुनो। और साहित्य केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं है, नैतिकता की भी बात बताता है। बोलो, और साहित्य में ध्यान देना, सब आ जाएगा। कविता आ गई, उपन्यास आ गया, लेख आ गया, बोलो कहानी आ गई, यात्रा वृत्तांत आ गया, ये सब क्या है? साहित्य के अंग है ना। सारे लोग बोलो है कि नहीं है? ये जो निबंध भी है साहित्य की एक विधा है। बोलो, गद्य साहित्य होता है, पद्य साहित्य होता है। बोलो, तो जो उपन्यास है, कहानी है, प्रेमचंद की कहानियां हैं, वो सब क्या है? साहित्य के ही तो अंग है। बोलो ये सुनो। तो हम साहित्य ज्ञान का केवल स्रोत नहीं है, बल्कि वह नैतिकता और सामाजिक गतिविधि का भी रूप है। क्लियर? लाइन लिख लिया? अब हम लोग लिख रहे हैं साहित्य ज्ञान का स्रोत किस रूप में। साहित्य ज्ञान का स्रोत किस रूप में? आप कुछ किताबों का नाम लिख के बता सकते हो कि देखिए इसमें, पहले हम लोग इतिहास का ज्ञान, चिकित्सा का ज्ञान, नाट्य शास्त्र का ज्ञान देख रहे हैं। आवाज पहुंच रही है ना पीछे तक? अब देखो फैक्चुअल कंटेंट, तथ्यात्मक सामग्री अभी आएगी, थोड़ा फैक्ट चीजें आएंगी, उसको ध्यान रखना है। क्लियर? कई सारे जोश में उधर से यहां आ रहे थे, उनको जैसे ही सुमन ने तो दौड़ के अपना रास्ता पकड़ लिया।
एकदम झूमते हुए आ रहा था, देखते क्या हो रहा है। और वहां के आसपास के लोगों ने भी अच्छे से मामले को टैकल किया, जो थोड़े बैलेंस थे उन्होंने तुरंत उस चीज को संभाला। कभी कभी ऐसी चीजें संभव है, कभी कभी हो जाता है, तो अच्छा बात है कि इन लोगों ने उसको प्रॉपर्ली गुट नहीं बना कि मैं तुम्हारे साथ, मैं उन लोगों ने तरीके से टैकल किया, अच्छी बात है, गुड। उधर वाला ग्रुप गुड ने टैकल अच्छे से किया उन लोगों ने। अब देखो, अगर हम कल्याण की राज तरंगणी को देखें, मेगास्थनीज की इंडिका को देखें, अगर हम दीपवंश महावंश जैसे ग्रंथों को देखें, तो हमें इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। आप अपने तरीके से और भी ग्रंथ लिख सकते हो जो ऐतिहासिक ज्ञान से युक्त है, तो नोट कर लो, हम कुछ नोटिंग करा रहे हैं। इतिहास का ज्ञान, फिर चिकित्सा का ज्ञान, फिर व्याकरण का ज्ञान, फिर कला का ज्ञान। अब हम ये बता रहे हैं कि साहित्य जो है ज्ञान का स्रोत है, तो नोट कर लोगे। कल्याण की राज तरंगणी, कल्याण की राज तरंगणी है ना पुस्तक, मेगास्थनीज की इंडिका, तथा दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथों में, तथा दीपवंश महावंश, दीपवंश और महावंश में श्रीलंका का इतिहास दिखाई देगा। दीपवंश और महावंश ये बुद्धिज्म से संबंधित है ग्रंथ, ये सब दीपवंश महावंश। दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथों से इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान? आपके पास और आप लोगों ने पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, तो आपको लगता है इसमें भी इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान है, उसको भी आप डाल सकते हो। समझ में आया? अरे बोलो, आया समझ में? तो इतिहास के ज्ञान के बारे में 2 लाइन, फिर इस टाइप से चलते रहेंगे कि ये देखो साहित्य जो है ज्ञान का स्रोत है। इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, राजनीति शास्त्र का ज्ञान, प्रशासन का ज्ञान। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका ज्ञान? वो राजनीति शास्त्र का ज्ञान। बोलो, पालनी के अष्टाध्यायी में व्याकरण का ज्ञान, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कला का ज्ञान, नाट्य कला का ज्ञान। अरे बोलो, ये सुनो, अथर्ववेद को तो संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को, किसको? सामवेद को 4 वेदों में जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। बोलो, यजुर्वेद में जादू टोना वगैरह की भी स्थिति है, अथर्ववेद में है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं, क्लियर है? वो इतिहास का अच्छे से पढ़ रखे हो, वेरी गुड। सामवेद संगीत, तो जब संगीत का ज्ञान हो तो हम इसको दिखाएंगे। बोलो, हम इस तरीके से, जैसे चिकित्सा का ज्ञान हो तो सुश्रुत संहिता और चरक संहिता को कोट करेंगे। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में किसका ज्ञान? चिकित्सा का ज्ञान। तो आप एक बार लिखो, एक पैराग्राफ अपने मन से लिखो, अपने मन से, सबने पढ़ रखा है, लिखो। अरे इतिहास का ज्ञान, वराहमिहिर के ग्रंथों से खगोल शास्त्र का ज्ञान, आर्यभट्टियम और लीलावती से गणित का ज्ञान है। अरे बोलो, है? पढ़े हो ना सब? चिंता में क्यों हो? यहीं पे थे, लिख लो। इतिहास का मैंने बता दिया, और सब लिखो अपने से। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ बन जाएगा। अरे लिखो, पीछे मत बात करो। अभी जोर जोर से आवाज आ रही थी एक सामवेद बोलने पे, सामवेद में संगीत ही है। विषय वस्तु के आधार पे 4 वेदों का संकलन हुआ था। वेद का तो मतलब ही ज्ञान होता है। लिखो, पीछे में इधर उधर मत देखो। आप एक लाइन ऐसे लाइन से लिख लो, बाद में और उसमें अपने से मॉडिफाई कर लेना। लिख लो चिकित्सा का ज्ञान, केवल ऐसे लाइन से लिख लो, एक लाइन ऐसे। चिकित्सा का ज्ञान सामने लिख लो, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता लिख लो एक बार के। चिकित्सा का ज्ञान सामने लिख लोगे, सुश्रुत संहिता। गणित का ज्ञान सामने लिख लो, लीलावती, आर्यभट्टियम और बौधायन की कृति है शुल्ब सूत्र। लीलावती और आर्यभट्टियम लिख लो, लीलावती और आर्यभट्टियम नोट कर लोगे। प्रशासन सामने कौटिल्य काल शास्त्र, वेदादिति और प्रशासन
तो लिखो राजनीति और प्रशासन, सामने लिखो कौटिल्य का शास्त्र, नाट्य कला भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, क्लियर क्लियर। आप जब वो साहित्य का ज्ञान लिखोगे ना, तो साहित्य ज्ञान में संगम साहित्य का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो राज तरंगली वाला लिखा है उसमें संगम साहित्य भी लिख सकते हो। उसे उस समय के साहित्य का खूब ज्ञान मिलता है। कौन से साहित्य के माध्यम से? संगम साहित्य के माध्यम से। तो किताबों के साथ साथ संगम साहित्य लिख दो। क्लियर? बोलो क्लियर। इन चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो, जैसे ज्ञान देखना है तो अगर हम वैशेषिक दर्शन को देखें, उनके वैशेषिक सूत्र को, तो हमें परमाणुवाद का ज्ञान मिलता है। कौन से ग्रंथ में? वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत में, वैशेषिक दर्शन के साहित्य को देखें तो मिलता है कि जगत परमाणुओं से निर्मित है। बहुत जानदार ज्ञान है। अगर हम सांख्य दर्शन के सांख्य सूत्र को देखें तो मिलता है कि जगत विकास का परिणाम है। किसका परिणाम है? ये सांख्य दर्शन से मिलता है। तो ये सब भी साहित्य से ही उपलब्ध हो रहा है। क्लियर? बोलो, उसमें लिख सकते हो सांख्य से विकासवाद, सांख्य दर्शन से विकासवाद, वैशेषिक दर्शन से परमाणुवाद की भी जानकारी मिलती है। करोगे सांख्य दर्शन से विकासवाद की, वैशेषिक दर्शन से परमाणुवाद की, सांख्य दर्शन से किसकी? सांख्य दर्शन से विकासवाद की, वैशेषिक दर्शन से परमाणुवाद की जानकारी मिलती है। बोलो, तो हमने ज्ञान पे कितना लाइन हो गया? 7-8 लाइन हो जाएगा, 10 लाइन हो जाएगा। थोड़ा वैल्यू एडिशन करोगे तो 2-3 पैराग्राफ निकाल दोगे, अच्छे से निकल जाएगा। सारे लोग बोलो निकल जाएगा। और भी आप अपने तरीके से, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये हाईली फैक्चुअल है। अगर आपने नहीं पढ़, देखो कई सारा निबंध ऐसा होता है कि आप ज्यादा याद नहीं आपको फैक्ट, तब पर भी आप लिख सकते हो। जैसे एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित हो, तो बहुत फैक्चुअल नॉलेज डिमांड होती है कि आपको बहुत फैक्ट याद हो तब लिखोगे। आपको कम भी फैक्ट की जानकारी और ओवरऑल एरिया घुमाने की कला है तो अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित उसको घुमा दोगे। जैसे विचार जीवन का आधार है, इसमें बहुत सारा फैक्चुअल कंटेंट नहीं है, तथ्य याद नहीं रखने, कॉन्सेप्ट क्लियर है, घुमा के आराम से लिख दोगे। ये अगर लिखना हो कि साहित्य ज्ञान का स्रोत है तो हमें फैक्ट लिखना पड़ेगा। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। बोलो, केवल समझ से नहीं लिख सकते कैसे ज्ञान का स्रोत है, बताना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है साहित्य ज्ञान का। बोलो ये सुनो, तो बताते वक्त साक्ष्य देना पड़ेगा ना कि साहित्य कैसे ज्ञान का स्रोत है। तो हमने साक्ष्य दिया। ये देखिए चरक संहिता पुस्तक आई, सुश्रुत संहिता, इसमें हमें चिकित्सा का ज्ञान मिल गया, नाट्य शास्त्र का ज्ञान इस किताब से मिल गया, बोलो व्याकरण का ज्ञान इस किताब से मिल रहा है। ये सब साहित्यिक कृतियां ही तो है। बोलो ये सुनो, तो ये फैक्ट बेस्ड है। आप केवल ओवरऑल समझ के नहीं लिख सकते हो, आपको तथ्यों से क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कई सारे प्रश्नों में फैक्ट ठीक ठीक डोमिनेट करते हैं, कई प्रश्नों में फैक्ट का मेजर रोल नहीं होता है। वहाँ ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्रिटिक की मांग होती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और सपोर्ट क्या होना चाहिए। बोलो किसका? फैक्ट से सपोर्ट कर दिया हम लोगों ने। बोलो ये सुनो, ये प्रश्न को देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें फैक्चुअल कंटेंट की जरूरत है। तो आपका अलग अलग चीज पढ़ा हुआ है, सपोर्ट करता है। हो गया समझ में? आया समझ में जो मैंने बात कही? तो यहाँ पे पहली बार आप देख रहे हो, जब से हमने पढ़ा कि इतना फैक्ट एक बार लगातार फैक्ट 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 आ रहा है। तो बोलो ये सुनो, सब तथ्यात्मक जानकारी है, आप भी अपने से ऐड कर सकते हो। कई लोगों का फैक्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है, तो फैक्ट तो खूब याद है। बोल दो कि विचार जीवन का आधार है, बोलो आप तो समझ में विचार जीवन का आधार क्या मतलब है इसका? एब्स्ट्रैक्ट सेंस में चला गया, टोटली एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ बहुत फैक्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरे निबंध में फैक्ट और कॉन्सेप्ट का गेम है। ज्यादातर निबंध कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं और फैक्ट अगर आपके पास ठीक ठीक है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमने बोला कि सब फैक्ट याद रखो कि प्रतिवर्ष इतने हेक्टेयर जंगल समाप्त हो रहे हैं। बोलो प्रतिवर्ष इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। बस ये फैक्ट से सपोर्ट करके एक पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट निकाल दोगे। फैक्ट एक लाइन का और गेम खेल दो एक पैराग्राफ का। बोलो मान लो अगर ये केवल आपको पता चल गया, ध्यान रखना फैक्ट की स्थिति कि प्रतिवर्ष इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो जितना डिग्री 1 डिग्री या 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। तो जैसे ही मिल गया टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तुरंत आ गया ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पिघलेंगे तो जल का स्तर बढ़ेगा, जितना द्वीपीय देश है डूब जाएगा, तटीय शहर जलमग्न हो जाएंगे, चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाएगी। आपने एक फैक्ट मिला तुरंत एक जोड़ के उसको 5 लाइन बना दिया। याद कितना था? और ये पूरा पूरा लाइन एकदम जानदार तरीके से पैक होगा। ये सब खेलने का तरीका है, समझ में आया? अरे बोलो आया? क्लियर? तो अगर जलवायु तापमान बढ़ रहा है तो ये लंबा घुमा दो एक दिशा में। क्लियर है? ऐसे रिपोर्ट आप एक एक लाइन वाले जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लो। 20 पेज तो बनेगा, 20 पेज पे तो गेम खेल दोगे। जो 20 पेज में लिखी गई बातें आप बार बार यूज करोगे, ये ध्यान रखना। नोट करते हो गया? ज्ञान का स्रोत क्लियर? सारे लोग बोलो ज्ञान का स्रोत लिख लोगे। 10-15 लाइन लिख सकते हो खूब आराम से, अलग अलग एरिया में बांटते बांटते जा सकते हो।
और भी एरिया क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप पंचतंत्र की कहानियों को भी बता सकते हो, उसको हम दिखा देंगे नैतिकता में। अब लिखो आप पहला चेंज करके, साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि, पहला चेंज करके बोल रहे हो, साहित्य ज्ञान के स्रोत के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही, मतलब बदल के लिख लो, साहित्य ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत तो है ही, परंतु सामाजिक और नैतिक क्रिया के रूप में इसका और अधिक महत्व है। सामाजिक और नैतिक क्रिया के रूप में इसका और अधिक महत्व है। साहित्य को समाज के दर्पण की संज्ञा दी गई है। साहित्य एक तरफ समाज में होने वाले, साहित्य एक तरफ समाज में होने वाले अन्याय, शोषण, भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा, साहित्य एक तरफ समाज में होने वाले शोषण, अन्याय, भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा, सामंतवादी मानसिकता आदि के प्रति लोगों की सामाजिक चेतना को जागृत करता है, लोगों की सामाजिक चेतना को जागृत करता है, तो दूसरी तरफ जन्म, विवाह, बेटी की विरह वेदना, बेटी की विदा वेदना, विभिन्न त्योहारों के लोकगीत, सोहर, कई बार जगहों पे सोहर गाया जाता है, सोहर, लोरी, नाटक, लोरी, कई बार लोग लोरी सुनाते हैं। कई सबको अपना बचपन याद आ रहा होगा अभी, कई लोग अभी भी सुनाते होंगे, उस स्थिति में भी कई लोग आ गए हैं। नाटक, उपन्यास, कविता आदि के माध्यम से जन भावनाओं को अभिव्यक्त भी करता है। साहित्य मानव जीवन को सरस बनाता है, सरस एवं संवेदनशील बनाता है। साहित्य मानव जीवन को सरस एवं संवेदनशील बनाता है। यह मनुष्य के भावों एवं संवेदनाओं को जीवित रखने वाली संजीवनी है। जीवित रखने वाली संजीवनी है। पहला चेंज करके लिखोगे, साहित्य मानव जीवन की सामाजिक चेतना है। साहित्य मानव जीवन की सामाजिक चेतना है। साहित्य केवल सामाजिक अंतर संबंधों, उनमें विद्यमान द्वंद्वों जो डायलेमाज हैं, द्वंद्वों एवं परिस्थितियों को अभिव्यक्त ही नहीं करता, बल्कि मानव समाज में परिवर्तन का बिगुल भी बजाता है। मानव और समाज में परिवर्तन का बिगुल भी बजाता है। परिवर्तन का बिगुल साहित्य बजाता है, मानव में भी समाज में भी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि
फ्रांस की क्रांति हो या फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इतिहास इस बात का साक्षी है कि फ्रांस की क्रांति हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम, देखिए इनको प्रेरित करने में साहित्य की महती भूमिका रही है। कविता, उपन्यास, गीत और नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में साहित्य की प्रबल भूमिका रही है। पहले चेंज करके लिखोगे। बौद्ध साहित्य में एक एक लाइन लिखोगे, फिर से फैक्चुअल तरीके से लिख रहे हैं। बौद्ध साहित्य में अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है। इसका वर्णन है, पूरा अष्टांगिक मार्ग जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देता है। ध्यान देना, अगर अष्टांगिक मार्ग याद है तो पूरा उठा के लिख सकते हो। सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक कुल कितने मार्ग हैं तो लिख लेना। अष्टांगिक मार्ग के बगल में सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक कुल 8 मार्ग। सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक लिख लिया। सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक कुल 8 मार्ग। अष्टांगिक मार्ग या तो 8 याद कर लो या कोई याद मत करो या मिडिल पाथ अपना लो। पहला और अंत वाला लिख दो, बीच में लिखो, गायब भी हो जाए तो कोई दिक्कत। टीचर को लेकर सब याद है इसको। आपने कौन सा तरीका अपना लिया? सम्यक दृष्टि से लेकर कहां तक? कुल मिलाकर कितने हैं? ये जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। टोटल कितने? और एक एक जो है ना, इसमें सब हमें जीवन में नैतिक बनने की प्रेरणा देगा। कुछ तो प्रधान रूप से है, जैसे एक इसमें है सम्यक आजीव। क्या है? मतलब हमें अपनी आजीविका उचित प्रकार से संपादित करनी, गलत तरीके से आजीविका प्राप्ति नहीं करनी। इसमें है सम्यक कर्मांत, हमें जीवन में उचित कर्म करने चाहिए, गलत कर्म। ये सब नैतिकता को बढ़ावा देने के उपाय हैं। कहां पे? अरे बोलो कहां पे? तो आर्य अष्टांगिक मार्ग लिख लो। बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व की अवधारणा है। बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व ऐसा तो प्राणी दिखाई नहीं देगा कभी। किसकी अवधारणा? जो महायान शाखा के नैतिक आदर्श माने जाते हैं। जो महायान शाखा के नैतिक आदर्श। बुद्धिज्म की 2 शाखाएं, एक तो हीनयान और दूसरा हीनयान में अरहत का कॉन्सेप्ट है। टॉप लेवल पे अरहत है। कहां पे? हीनयान में देखोगे तो टॉप लेवल पे अरहत का कॉन्सेप्ट आता है, अरहत। और महायान में जाओगे तो किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है? ये बोलो, महायान में किसका कॉन्सेप्ट? बोधिसत्व का। किसका कॉन्सेप्ट? बोधिसत्व कहां पे? हीनयान में कौन? अरहत। महायान में कौन? और बोधिसत्व की खासियत क्या है? ये सदैव दूसरों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये लोक मांगलिक चेतना से युक्त हैं। सबके कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत। नोट कर लो बोधिसत्व के सामने, दूसरों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत। दूसरों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत। सदैव प्रयासरत। ये करुणा के महासागर माने जाते हैं। कौन? करुणा के महासागर। लिख लो, करुणा के महासागर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ये ऐसे शख्स हैं बोधिसत्व कि दूसरों को दुख दूर करने के लिए अपने को दुख झेल लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति दुख में न रहे। इस टाइप का जनरली आदर्श कम दिखाई देता है। बोधिसत्व अद्वितीय है। कौन? तो जब दिखाना हो नैतिकता की बात तो दिखाओ किसको? जो सबके कल्याण के लिए, किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन सा गरीब है अमीर है, कोई मतलब नहीं, सबकी मंगल कामना की बात। कौन? बोलो कौन? ऐसा आदर्श नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य पे 2-3 लाइन फिर लिख लो। जैन दर्शन में या जैन साहित्य में त्रिरत्न की अवधारणा आई है। त्रिरत्न कौन सी अवधारणा आई है? कौन से त्रिरत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नोट कर दोगे, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र।
सम्यक चरित्र के अंतर्गत ही पंच महाव्रतों की बात की जाती है। केवल 5 ही नहीं, बहुत है चरित्र में, 62 चरित्र हैं, 5 उसमें से ये भी है। सम्यक चरित्र के अंतर्गत पंच महाव्रत की बात की जाती है, पंच महाव्रत की भी बात की जाती है। ये हैं कौन से हैं 5? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लिख लो, ये नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पांच लिख लिए? 5 याद नहीं है आज तक? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय, और लास्ट में ब्रह्मचर्य। ये 5 नैतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बोले ये सुनो, यहाँ पे अहिंसा पर विशेष बल है। नोट कर लो, जैन दर्शन में यहाँ अहिंसा पर विशेष बल है। जैन दर्शन में बहुत बल है अहिंसा पे। किस पे बल है? अब बौद्ध दर्शन में जैसे अभी हमने लिखा, तो एक लाइन और लिख सकते हो बुद्धिज्म वाले में, ध्यान रखना। हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करता है। ये लाइन लिख लो, अच्छा लाइन है। बौद्ध दर्शन किसकी बात करता है? मध्यम मार्ग और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करता है। बौद्ध वाले में लिख लो इसको, एक लाइन ऐड कर लो, साइड में लिख लो। दिक्कत है क्या लिखने में? लिख लो, परेशान क्यों हो? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इन्वर्टेड कॉमा है। भगवान बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बोलते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचरण करो, मतलब बहुजन के हित के लिए और बहुजन के सुख के लिए। इसी पे बहुजन समाज पार्टी बन गई है, इसी लाइन पे बुद्धिज्म से प्रेरित थी ना। तो बोले ये सुनो, बाबा साहब से प्रेरित, बाबा साहब बुद्धिज्म को ऑप्ट किए, बुद्धिज्म के भीतर बहुजन की बात की गई। बहुजन का मतलब अधिकांश। बोलो बहुजन का मतलब क्या? बहुजन के हित में और बहुजन के सुख में हमें आचरण करना चाहिए। नैतिकता की बात हो रही है। बोलो, जैन दर्शन लिख लिया? अरे बोलो, लिख लिया। और भी चीजों को जा सकते हो। क्लियर? क्या क्या दिखा सकते हो? नोट कर लोगे, भर्तृहरि का नीति शतक नोट कर लो। भर्तृहरि का कौन सा शतक? लिखने में दिक्कत है, कौन से हरि? अरे भर्तृहरि को पढ़ लो, जीवन के सभी फेज में फायदा देंगे। पारिवारिक जीवन जी रहे हो तो श्रृंगार शतक पढ़ लो। लगता है परिवार छोड़ के संन्यास लेना है तो वैराग्य शतक पढ़ लो। 100 श्लोकों की 3 किताबें हैं। किनकी? हर एक में 100 श्लोक, इतने, और जानदार 3 विषय वस्तु, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। कौन सा शतक? तो नीति शतक से हमें नीति संबंधी जानकारी मिल रही है। बोलो, विदुर नीति से भी विदुर नीति लिख लो। विदुर नीति, विदुर किताब पढ़ लोगे, और सब तो किताब पढ़ ले, तो ये भी किताब पढ़ लो। कौन सी नीति? मार्केट में जाकर खोजोगे विदुर नीति, तो विदुर नीति पे किताब मिलेगा। चाणक्य नीति मिल जाएगा। अरे विदुर नीति लिख लो, विदुर की है। विदुर थे महाभारत में, वो विदुर हैं। और कौन से विदुर हैं? जो बहुत दूर है वो नहीं है, विदुर हैं। विदुर नीति, चाणक्य नीति, रामानंद का नीतिसार। इन सब साहित्यों से हमें नैतिकता के बारे में जानकारी, ये सारी नैतिकता को बढ़ावा देने में सहायक भी है। जानकारी नहीं मिली तो पता कैसे चलेगा? गीता का निष्काम कर्म लिख लो, नैतिकता को जीवन में बढ़ावा देता है। गीता का निष्काम कर्म कर्तव्य पालन की बात करता है। गीता का निष्काम कर्म, कौन सा कर्म? अरे बोलो, कौन सा कर्म? निष्काम कर्म, कौन सा कर्म? निष्काम कर्म मैंने समझाया था कभी? समझाया है? इस बैच में नहीं हुआ है। 5 मिनट गीता के निष्काम कर्म को समझ लो, तो ये जीवन के लिए उपयोगी है, जीवन में फायदा देगा, हमेशा फायदा देगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे धार्मिक तरीके से पढ़े हैं, हम उसे एकदम प्रोफेशनल अंदाज में पढ़ सकते हैं। आज कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज में गीता को कोट किया गया है। वर्ल्ड के सारे जितने महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, सारी भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। ये ध्यान देना। और जो कही गई बातें हैं आज भी प्रासंगिक है। उसका जो एसेंस है वो निष्काम कर्म है। उसको संक्षेप में देख लेते हैं। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। 5 मिनट इस शब्द को देख लेते हैं। आप सबके लिए जीवन में उपयोगी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा विस्तार देकर, कौन से शब्द को? अरे बोलो, कौन से शब्द को? बोलने में दिक्कत है क्या? बोलो, कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम या अनासक्त कर्म। कौन सा कर्म? अनासक्त कर्म।
इच्छा रहित कर्म नहीं लिखना है, इच्छा रहित कर्म नहीं करना है। क्या लिखोगे? अरे बोलो कौन सा कर्म लिखोगे? निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म, डिसइंटरेस्टेड एक्शन, नेवर राइट डिजायरलेस एक्शन। कुछ किताबों में शब्द लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे? कहीं लिखा हो तो नहीं लिख लोगे। एक ने गलती की, पीछे पीछे 10 लोगों ने गलती की, तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? निष्काम कर्म। एक बार थॉट को समझ लेना, अत्यंत उपयोगी अवधारणा है सबके जीवन में, आप सबके जीवन में विशेष रूप से, क्योंकि आप जीवन में भी कर्म कर रहे हो। ठीक है, देखो हम सारे लोग मनुष्य हैं, और हम सारे लोग मनुष्य, तो हम नाना प्रकार का कर्म करते हैं जीवन में। करते हैं कर्म? बोलो करते हैं। और कर्म करते हैं तो कर्म का फल भी मिलता है। मिलता है या परिणाम? फल या परिणाम? तो ये बोलो, मनुष्य का अधिकार किस पे है? कर्म पे है कि फल पे है? फल हमारे हाथ में कि कर्म हमारे हाथ में? और कर्म अगर जैसा करेंगे वैसा ही, जैसा कर्म है ना, जैसा कर्म वैसा। मतलब क्या? अगर अच्छा करेंगे तो कैसा फल? अच्छा फल। और अगर बुरा कर रहे हैं तो बुरा फल। ये सुनो, मिलेगा, पक्का मिलेगा। वर्ल्ड के जितने रिलीजन हैं, ध्यान रखना, वर्ल्ड के जितने रिलीजन हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जुडाइज्म, जितने चीज धर्म है, सब इस चीज को मानते हैं। कौन से नियम को? एक बार फिर से बोलना, ये निष्काम कर्म, ये यहाँ पे देखो, कौन सा कर्म? कर्म नियम को मानते हैं। कौन से नियम को? कर्म नियम को मानते हैं। कर्म नियम का मतलब है अच्छे कर्मों का, फिर से बोलो, अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का। मनुष्य का मतलब कर्ता हो गया। कर्ता जो काम करता है, कर्ता को अवश्य प्राप्त होता है। एक बार बोलो, कर्म नियम क्या है? बोलने में दिक्कत है क्या? सवाल बन सकता है, कर्म करो फल की चिंता। पिछली बार अतुल प्रसाद जी ने इसको भी कोट किया है कि मैं ऐसा, जब पूछा गया कि आप किस टाइप का निबंध पूछिएगा, तो उन्होंने दो बोला कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। भोज गली कोहड़ा, हम ऐसा निबंध पूछ सकते हैं। उन्होंने हिंट दिया था कुछ निबंधों का नाम लेके कि हम इस टाइप का निबंध पूछ सकते हैं। उनका आज भी जो साक्षात्कार में बोली गई बातें नेट पे अवेलेबल है। भोज गली कोहड़ा पे पलट के दूसरे रूप में सवाल पूछ लिया उन्होंने, छोड़ा नहीं था उन्होंने। जो उन्होंने हिंट दिया था, उस हिंट को सीधा नहीं पूछा, बट इनडायरेक्टली पूछ लिया। ये भी उन्होंने कहा था, कर्म करो फल की चिंता। तो पहले समझ लो बेसिक फंडा क्या है। एक बार समझ में आ गया तो खेल जाओगे, और उपयोगी भी है जीवन के लिए। पीछे बालकनी वाले ठीक हो? क्लियर है? पीछे वहां बैठ जाओ। फिर कुछ हो रहा है क्या पीछे में? मैं बुला लूं क्या किसी को यहाँ पे? पीछे वाले ठीक हो? ठीक, खड़ा क्यों? बैठ जाओ पीछे। अच्छा बेंच पे, अच्छा बैठा ही हुआ है वो, लगता है खड़ा है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। एक बार फिर से बोलना, मैं पूछूं कर्म नियम क्या है? अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का। देखो, कर्म का फल कर्ता को जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो। यह है कर्म नियम। कौन सा नियम? लॉ ऑफ कर्मा। वर्ल्ड के सभी रिलीजन इसे एक्सेप्ट करते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी इसे स्वीकार किए हुए। कौन से नियम को? अरे बोलो कौन से नियम को? बोलने में दिक्कत है। कौन सा नियम? और देखो, फल देने वाला ज्यादातर रिलीजन में माना गया कौन है? बोलो सारे लोग, बोलो कौन है? और ईश्वर है कैसा? सर्वज्ञ है। क्या है? न्यायी है। क्या है? सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। सब क्वालिटी है इसके भीतर। ये सब कुछ जानता है। कौन? जैसे गूगल सब कुछ जानता है आपके बारे में, कि आप क्या करते हो, क्या बात करते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो, सब कौन जानता है? आप वर्तमान समय में गूगल भी सर्वव्यापी है। कहाँ घूम रहे हो, किसके साथ बैठे हो, कौन जान रहा है? गूगल जानता है। दिमाग में रख लेना। आप बंद करके क्या क्या बोल रहे हो को रख के, वो भी वो सुन लेता है। कई बार सुन लेता है, वो सुन रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूँ। लिखना नहीं, ये ध्यान देना। तो गीता क्या कहती है? अब गीता पे आ जाते हैं। कर्म नियम की बात ही है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल ये मिलना तय है। अब आप, हम सारे लोग क्या हैं? सारे लोग बोलो क्या है? हमारा अधिकार किस पे है ये बताओ? कर्म पे है। सबसे ज्यादा चिंता किसको लेकर करते हैं? अधिकांश लोग सबसे अधिक चिंता किसको लेकर? पता नहीं फल मिलेगा कि, पता नहीं एसडीएम बनेंगे कि, पता नहीं नंबर आएगा कि। दिन भर इसी में उधेड़-बुन में है। फल को लेकर दिन भर अप डाउन कर रहे हैं। अरे पहले इधर सुन लो, बाद में बात कर लेना। अनुभवी हो गए हो, पता चल रहा है मुझे, 2-3 अटेम्प्ट हो चुका होगा। सुन लोगे तो कुछ अलग से ज्ञान मिल जाएगा, और वो जीवन के लिए लाभदायक रहेगा, हमेशा लाभ देगा। जानदार थॉट है। आप लोग भी जीवन रूपी रणभूमि में उतरे हुए हो। बीच बीच में द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्या करें क्या न करें। कई बार कुछ करते हैं, फेल हो जाते हैं। कई बार कुछ किया, थोड़ा सा मिल भी जाता है, कुछ कुछ फायदा। क्या कर्म करें, कैसे करें, एक उसका संदर्भ देख लो। जानदार थॉट है बेसिकली। समझोगे नहीं तो ऐसे तो हवा ऊपर से निकल जाएगा। कहोगे पता नहीं क्या बकवास किया हुआ है, बोल सकते हो इस टाइप से, नहीं समझ में आए तो।
एक बात ध्यान पूर्वक सुन के समझ लो, जीवन में फायदा देगा। तो मनुष्य का अधिकार किस पे है? चिंता किसको लेकर करता है? अगर मान लो अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे एसडीएम बनना है, आपने डिसाइड कर लिया, बोलो क्या कर लिया? इसको हटा लो। हाँ बोलो क्या किया है डिसाइड? उससे क्या पूछ रहे हो, क्या डिसाइड किए हो? एसडीएम सुनते ही खुश हो गए, हाँ मैंने एसडीएम डिसाइड किया है। अब एसडीएम डिसाइड किया है तो अब क्या करोगे? आप खूब मन लगा के पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कुछ कविता कोटेशन इकट्ठा करो, गलतियों को अपना लगातार दूर करते रहो। गलतियां होंगी, पैराग्राफ कनेक्शन में शब्द की गलती, भाषा की गलती। निराश होकर बैठ जाओगे तो क्या कर लोगे? फल मिलेगा क्या? अगर आप ठीक से कर्म कर रहे हो, खूब अच्छा कर्म कर रहे हो, तो आपको फल मिलेगा कि नहीं? क्योंकि फल देना काम किसका है? अगर आपने खूब मेहनत की और फल नहीं देगा तो ईश्वर अन्यायी हो जाएगा, और ईश्वर अन्यायी, ईश्वर तो न्याय करेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल देना ईश्वर की भी बाध्यता है। क्या है? बाध्य है ईश्वर, नहीं देगा तो स्टाम्प लग जाएगा, ये तो अन्यायी आदमी है। लगातार अच्छा कर रहे फिर भी बुरा फल दे रहा है। अब बुरा काम करके बच सकता है क्या कोई? अंततः उसको दंड मिल जाएगा। कहां पे? भगवान के घर में देर है, बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग। कई लोगों को यहाँ न्याय नहीं मिलता है, बोलते तुम्हारा न्याय तो ईश्वर करेगा। कई बार कमजोर ऐसे लोग जो वास्तव में सही थे गलत तरीके से फंसा दिए जाते हैं, फिर किसको स्मरण करते हैं कि तुम ही इनके साथ न्याय करना, मेरे बस की बात। न्याय करने का मतलब अगर इसने बुरा किया है तो क्या करना? इनको दंड ठीक से दे देना। बोलो वहां न्याय करने का मतलब क्या है? अगर इसने बुरा किया तो क्या देना? दंड दे देना इसको। क्लियर? और अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ अच्छा फल देना। ऐसा बोला जाता है आज भी परंपरा में। बोलते हैं एक जानदार थॉट है, समझ लो, इसको हटा लो। प्रवचन नहीं चल रहा है, प्रवचन सुनते रहना। कर्म नियम में बोलने में बहुत वक्त लगेगा, ठीक से पढ़ा होगा तो फिर बता पाएगा। अच्छे से पढ़ा हो, सोचा हो तब। निष्काम कर्म को हम लोग देख रहे हैं। तो आप कर्म करो बट फल की चिंता मत करो, यही कहा जा रहा है ना। फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करें। कौन सी आसक्ति से? अगर फल की आसक्ति बढ़ जाएगी तो आप कर्म पे ज्यादा अच्छा ध्यान, आप दिन भर आईएएस करते रहो, एसडीएम जपते रहो, एसडीएम बन जाओगे क्या? दिन भर अंक लिखते रहो, चर्चा करते रहो कि मुझे तो 200 नंबर आएगा, मुझे 190। कई लोगों की कॉपी में क्या देखोगे? कॉपी में लिखते हैं, कॉपी पीछे की कॉपी में लिखेगा पहले पेपर में 180, दूसरे पेपर में 165, निबंध में 206, थोड़ा इसमें इंटरव्यू में कुछ भी होगा 70 नंबर तो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा और बगल में लिखा एसडीएम, चादर तान के सो गया, मिल गया फल। फिर जिस दिन उसको पढ़ाई थोड़ी कम होगी माइनस करेगा, यार 206 ज्यादा हो गया है, 195 करेंगे। उस दिन एसडीएम से करेगा, अरे यार डीएसपी जो है ना पक्का मिल जाएगा, ये कौन रोकेगा? घूम रहा है। कई लोग जब बाहर निकलते हमेशा एसडीएम डीएसपी, लगता है कि ये एकदम अभी है। अरे अभी आप कुछ नहीं हो, अभी आपके हाथ में क्या है? ये करोगे तो हो सकता है टॉप कर जाओ, और इसी चिंता में निमग्न रहोगे तो फेल होना है। कई लोग फल की चिंता कर करके अपने को परेशान की। जितना वो फल की चिंता कर रहा है ना, उतना ध्यान वो कर्म पे। और मान लो आपने कर्म किया, मान लो, ध्यान देना, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छे से कर्म कर रहे हो, बोलो, और कर्म करने के बाद आपको फल न मिले। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कर्म सब बर्बाद हो गया, खराब हो गया, फिर तो ईश्वर के ऊपर आक्षेप हो जाएगा। बोलो, यदि आपने कर्म किया और आपको अपेक्षा के अनुरूप फल नहीं मिला तो आपको इसमें निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हो तो आपको तुरंत इस बात पे ध्यान जाएगा कि मेरे कर्म में जरूर कुछ ना कुछ क्या रह गई। आप तो इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि तुम मुझे और परफेक्ट बनाना चाहते हो। ध्यान देना, एक अलग स्तर का कॉन्सेप्ट है, सामान्यतः पश्चात थोड़ी है, अलग लेवल है ना इसका। तो आप अपने भीतर कमियां ढूंढोगे। अगर आपको फर्म बिलीफ है ईश्वर पे, बोलो, अगर पूर्ण विश्वास है ईश्वर पे, आपने कर्म किया और ईश्वर ने फल, बोलो फल, तो आप क्या करोगे? ईश्वर ने फल नहीं दिया, इसका मतलब कर्म में कुछ ना कुछ कमी रह गई। आप अपनी गलतियां ढूंढोगे, ये सुनो, कमियों को दूर करोगे और मजबूत प्रयास करोगे। निराश और हताश होकर बैठोगे नहीं। बोलो, आपको लगेगा ईश्वर लगता है कि और मुझे थोड़ा भी परफेक्ट बनाना चाहता है। बोलो, आप हमेशा ध्यान देना, कई लोग होते क्या हैं जीवन में, वही लोग कर्म करने वाले अंततः फेल होते हैं जिन्होंने खूब अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, जानदार काम किया, खूब मन लगा के पढ़ा, और संयोग से कुछ नंबर से वो अंततः सफल नहीं हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। फल प्राप्त, तो जब एक बार उसको लगता है कि मैं फेल हो गया इतना मेहनत करने के बाद, हो जाता है निराश, उदास हो जाएगा, भाग्यवादी कि मेरे भाग्य में लगता है सफलता नहीं है, निराश हो जाएगा। अब भाग्य को दोष देना शुरू करता है, इधर उधर गाली बकना शुरू करेगा, बीपीएससी को गाली, फलाने जी को गाली, ये सब काम शुरू करेगा। और धीरे धीरे हताश होकर क्या करेगा? अब वो गलत काम में इन्वॉल्व होगा, नशे का सेवन शुरू कर सकता है, व्यसन करेगा, हो सकता है देवदास हो जाए। और अभी तक जो कर्म किया था उसका फल मिला नहीं था उसको, अच्छे कर्म का, ध्यान रखना। अब वो मिल सकता था अगले टेप में, मगर अब हो गया है वो निगेटिव। तो जो अच्छे कर्म का फल था वो भी धीरे धीरे, क्योंकि अब गलत कर रहा है, उसका फल क्या होने लगता है? जो व्यक्ति कर्म किया और असफल हुआ
उसके बाद फिर से वो उतनी ही ताकत के साथ कर्म कर रहा है, वह व्यक्ति जिंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता है। उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। आपको ऐसे आसपास में कई साक्ष्य हैं जो चौथे अटेम्प्ट तक जाते जाते अचानक क्रैक कर दिया, टॉप कर गया। 3 अटेम्प्ट तक सफलता मिली, विफलता मिली, हो सकता है 2 बार पीटी ही फेल कर जाए। कई लोग 1 बार पीटी फेल होते हैं तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, निराश, अपने बारे में गलत धारणा कि मेरे भाग्य में गलत टाइप का काम करने लगेंगे। उनको लगता है मेरा सारा किया कराया कर्म बेकार हो गया। बेकार नहीं गया है। अगर आपने कर्म किया है और फल नहीं मिला, इसका मतलब फल कहीं जाके डिपॉजिट हो रहा है। ये सूद ब्याज समेत मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा, कल नहीं मिल रहा है, मिलना तय है। दिमाग में रखना, कर्म कभी भी बेकार नहीं जा सकता है। वर्ल्ड का कोई रिलीजन इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, सब रिलीजन ये कहते हैं कर्म कर रहे हो तो फल अवश्य, और नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो फल विनष्ट नहीं हुआ है, फल कहीं संचित है। आप कई लोगों को देखोगे, मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने खूब देखा है, परीक्षण किया है ऐसी चीजों पे। हो सकता है पहले 2 अटेम्प्ट में आपने खूब मेहनत किया और हो सकता है फल आपको प्राप्त नहीं हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में आप थोड़ा कम ही मेहनत कर रहे हो, केवल गलतियों को ढूंढ रहे हो, थोड़ा निराशा भी है, और पता चला आप ऊपर में जाकर टॉप कर गए। मतलब जो खूब मेहनत की तो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, उससे आपका फल बर्बाद हो गया। आपने सबक ली, सीख ली, गलतियों को सीखा, बाद वाले में थोड़े ही अटेम्प्ट में आपने क्या कर लिया, करेक्ट कर दिया। बोलो, ऐसे खूब एग्जाम्पल हैं। तो जिंदगी में यदि कर्म किए और अगर विफलता मिल गई, आपको जो अपेक्षित था वो नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन, आपका कर्म खत्म हो गया, आपका किया कराया सारा मेहनत बेकार हो गया। कई लोग बोलते हैं मेरे सारे मेहनत पे पानी फिर गया। अरे उसके आपके मेहनत में कुछ ना कुछ क्या रह गई है, आप उस कमी को दूर करो, निसंदेह सफलता मिलेगी। और ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं कि सफलता आप जो चाहते हो वही मिलेगा। हो सकता है आप पढ़ रहे हो अभी, सारे लोग तो बनेंगे नहीं एसडीएम, मगर आपका आज के समय किया गया कर्म हो सकता है आप 4 साल के बाद किसी दूसरे फील्ड में प्रवेश कर रहे हो, वहां जाओगे छा जाओगे, क्योंकि आपने कर्म कर रखा है। औरों पे भारी पड़ जाओगे, और अभी कर्म नहीं कर रहे हो ना, तो बाद में केवल पश्चाताप होगा। ये ध्यान रखना। अभी आप जीवन निर्माण के दौर से गुजर रहे हो। कर्म करो, फल की चिंता, फिर से बोलो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऑलरेडी है कोई जो कि उसको देने के लिए, और वो न्यायी है, कैसा है, वो उसके लिए तत्पर है। तो आपको चिंता किसकी, आपको ध्यान किस पे देना है, दिन रात यही काम करो। कैसे 200 नंबर आएगा ये सोचो ही मत, हो सकता है 210 आ जाए। अगर आपने क्या ध्यान दे दिया, इस पे फोकस मत करो। जितने लोग परेशान है ना, इसलिए परेशान है क्योंकि बल किस पे दिया है, और ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आपके हाथ में है क्या, आपके हाथ में क्या है, तो क्या करो, कर्म करो, फल की चिंता। निष्काम कर्म ये नहीं कहता है कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा, कर्म करोगे तो फल पक्का मिलेगा। हमारे जीवन में कई लोगों को कर्म सुबह में गलत करेगा ना, शाम तक मिल जाएगा। सुबह किया दोपहर में उसका रिजल्ट आने लगेगा। कई लोग का बड़ा फास्ट होता है कर्म और फल, आज करेगा कल ही परिणाम भुगत लेगा। कई लोग आज करेंगे 10 दिन के बाद भुगतेंगे, कई लोग आज करेंगे बुढ़ापे में जाके भुगत लेंगे, पक्का भुगतेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कर्म का फल ना मिले। आप वैसे लोगों को नजर डाल के देखना जीवन में, ध्यान रखना, जो लगातार गलत काम कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, किसी का शोषण कर रहे हैं, गरीब है उसकी संपत्ति लूट रहे हैं, आप देखोगे उनकी अगली पीढ़ी तक पैसा चला जाता है। कर्म का ये परिणाम होता है बुरे कर्मों का। ध्यान रखना, आप नजर डाल के देखो अपने आसपास की, जो व्यक्ति ऐसा जो खूब शोषण करता था, अपने युवावस्था में लूट लेता था, किसी के परिवार को कष्ट देता था, शोषण करता था, क्या वर्तमान में उसकी दशा ठीक है, वो कहां पे है, विलीन हो गए लोग, और उनकी अगली पीढ़ी पे असर चला गया है। नजर डाल के देखोगे तो आपको लगेगा। तो गलत काम का गलत नतीजा अंततः उभरेगा ही, कोई बच ही नहीं सकता है। बोलो, क्योंकि ईश्वर है कैसा, तो बोलो है कैसा, और नहीं गलत काम का गलत फल देगा तो अन्याय हो जाएगा। कोई बुद्ध बुद्धिज्म में कहा गया है कि अगर कोई गलत काम करके कंदरा में छिप जाए ना, वहां पे भी फल मिल जाएगा उसको। कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, ऐसा वर्ल्ड के सारे रिलीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम कहें सारे रिलीजन का एक पॉइंट बोलो जो कॉमन है, जो सब मानते हो, तो कहोगे कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य, अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का। वर्ल्ड के सारे रिलीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है ईश्वर को माने, या जैन बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते, वो भी इसे मानते हैं। किसको? और अब मॉडर्न साइंस, अरे इधर सुन लो, उधर में सतही ज्ञान से लैस है, बता रहा हूं जीवन के लिए उपयोगी है तो समझ में नहीं आ रहा है। भ्रम टूटने में जीवन के प्रति ज्यादा देर नहीं लगता है। इसको सुन लोगे तो लाभ मिलेगा जीवन में, धारण करोगे तो सदैव लाभ में रहोगे। ध्यान रखना, इतना ये देता है। लेकिन लोग थोड़ा सा फ्लॉप होते हैं, सफल होते हैं, तुरंत निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज पे निराश हो जाते हैं। बोलो ये सुनो, ये आपको
बल प्रदान करता है। कर्म करो फल की चिंता, ये निबंध मिल गया तो यहाँ से जानदार तरीके से खेलोगे और जानदार नंबर निकाल सकते हो। कर्म करें क्योंकि कर्म हमारे अधिकार में है, फल हमारे अधिकार में है। और अब मॉडर्न साइंस, कई सारे ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वर्ल्ड वाइड जो सपोर्ट कर रहे हैं कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर। ध्यान देना, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे बॉडी में कई सारे पॉजिटिव हार्मोन्स फ्लो करते हैं। कुछ हार्मोन्स तो बाहर निकल जाते हैं, कई हार्मोन्स हमारे ब्लड में भी जाते हैं, बोलो, और वो हमारे ऊपर असर डालते हैं। हैप्पी हार्मोन्स वो होंगे, पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे। अभी भी रिसर्च जारी है, बीच बीच में पेपर पब्लिश हो रहा है। तो आप अच्छा काम किए हो तो उसका तो फल ले ही रहे हो ना। आपके बॉडी में कैसे हार्मोन्स फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव। कोई गरीब आदमी एकदम भूखा है, बूढ़ा है और भूखा है, आप उसको खाना खिला रहे हो, भला ही आपको अलग नेत्रों से देखता है। वो खाना खा के लगता है कि कितना बड़ा आपने उपकार कर दिया है। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 20 रुपए का खाना खिलाना, मगर उसके लिए वो आपको लगता है कि पूरा दिल से आपको आशीर्वाद देता है। मोमेंट को याद करोगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। कह रहे उस दिन बहुत भूखा था, एकदम 2 दिन से खाना खाया नहीं था, हमने उसको खाना खिला दिया। हो सकता है आपका 20 रुपया खर्च हो, दर्द भी हो रहा होगा, 20 मेरा खर्च हो गया, तो चवन्नी खर्च करने के लिए रेडी नहीं है। आपने एक बार एक भूखे को खाना खिला दिया और कहीं अकेले बैठे हो बगीचे में या कहीं पे, सोचो जैसे वो मोमेंट याद आएगा ना कि मैंने भूखे को उस दिन बड़ा खाना खिलाया था, जाते वक्त हाथ जोड़ के जा रहा था, आशीर्वाद दे रहा था, फिर से आनंद की लहर बहेगी। तो हम अच्छे कार्यों का आनंद अपने जीवन में बार बार ले सकते हैं। तो कैसे कार्य का आनंद, अरे बोलो कैसे कार्य का आनंद, बार बार हम अच्छी चीजों को फ्लो कर सकते हैं। तो जहां मौका मिले, कोई गरीब हो, दरिद्र हो, अनाथ हो, असहाय हो, क्या कर लो, अच्छे कदमों का लाभ आपको निसंदेह प्राप्त। ऐसा नहीं कि असहाय इसको तो लूट लेंगे तो कोई बचाएगा भी नहीं, उसी का शोषण कर लेंगे तो कोई ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है। वो निसंदेह आपके जीवन में कठिनाई पैदा करेगी और घातक कठिनाई पैदा करेगी, बच कदापि नहीं सकते हो। इससे तो नहीं बच पाओगे ना, क्योंकि सर्वव्यापक है। अरे बोलो कौन, ध्यान रखना, लाइफ में अत्यंत उपयोगी है। आप कर्म करो फल की चिंता, जब बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, नेचुरली मिलेगा। क्योंकि आप जैसे ही बुरा करते हो आपके अंदर घृणा भरी रहती है, गुस्सा भी भरा रहता है, निगेटिव टाइप के इमोशंस आपके निकलते हैं, निगेटिव हार्मोन्स आपके बॉडी में स्थापित हो रहा है, आपका लाइफ तो असर डाल ही रहा है और आपका नए जनरेशन पे असर डालेगा। ये ध्यान रखना, इसका असर अगले संतति तक जा सकता है। कौन से कर्म का, गलत काम का गलत नतीजा, अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट। क्लियर, ये जीवन में मिलना तय है। वहां देर है अंधेर, देर तो हो सकता है, संभव है। क्लियर, तो ये जानदार कॉन्सेप्ट है। कौन, निष्काम कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता न करो। कर्म आपके अधिकार में है, फल आपके अधिकार में। कर्म करोगे तो पक्का फल मिलेगा, ये सुनो। तो जब मिलना तय है तो चिंता क्यों, बोलो ये सुनो। क्लियर, अरे बोलो क्लियर। तो ध्यान रखना, उपयोगी है सबके लिए। इज इट क्लियर? निष्काम कर्म पे है, निष्काम कर्म कठिन है और संभव नहीं है, ध्यान देना। गुरुजी डेली एक ऐसे लिखने दीजिए। डेली एक ऐसे लिखना है तो मैं बता देता हूं प्रतिदिन एक ऐसे लिखना। बोलो, एक तो ऐसे यही लिखो, कर्म करो फल की चिंता। मैंने 10 मिनट तो इसी पे बोल दिया है लगभग। केवल कौन से कर्म पे, निष्काम कर्मा, कर्म करो फल की चिंता। ये इसलिए क्योंकि पिछली बार अतुल प्रसाद जी ने जो चेयरमैन थे उन्होंने हिंट दिया था, तो हो सकता है ये सवाल अब आ जाए। संभव है कि नहीं है? कर्म करो फल की चिंता, फल की चिंता घातक है, आगे बढ़ने में बाधक है। क्लियर, बोलो क्लियर, समझ में आ गया? ध्यान रखना। नेक्स्ट, वो हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? नहीं, अभी गीता का निष्काम कर्म भी जीवन में कर्तव्य पालन को बढ़ावा देता है, नोट कर लोगे। गीता के निष्काम कर्म की अवधारणा भी हमें भय रहित होकर, लिख लो, गीता के निष्काम कर्म की अवधारणा भी हमें जीवन में भय रहित होकर अपने कर्तव्यों के संपादन की प्रेरणा देती है। भय रहित होकर अपने कर्तव्यों के संपादन की प्रेरणा देती है। गीता ऐसी प्रेरणा देती है। क्लियर, बोलो लिख लोगे? लिखा जा सकता है तो हम इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ अगर कोई ऐसा कोई कविता हो तो उससे हम लोग एंड करेंगे। ऐसे निबंधों में जो साहित्य आदि पे है, इसमें कोई रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं कि एक रिपोर्ट कौन सा। अगर पर्यावरण पे कोई निबंध हो तो वहां पे रिपोर्ट लिख सकते हो। ध्यान देना कहाँ पे लिख सकते हो, उसके हिसाब से हमको तैयार रहना होता है। लास्ट में कोई कविता आदि है, ऐसे आप छोटी सी कहानी से भी खत्म कर सकते हो। क्या साहित्य को संयोग
संयोजने की जरूरत है। और साहित्य में जो अश्लीलता बढ़ रही है उसको दूर करने पे भी बल दिया जाना, ताकि साहित्य जो है वास्तव में हमारे ज्ञान, हमारी संस्कृति का संरक्षण करे और उसको और आगे बढ़ाए। तो साहित्य में आज के डेट में अश्लीलता भी बढ़ी है, इस पे भी आप बीच में एक पैराग्राफ निकालोगे। साहित्य में अश्लीलता बढ़ने का, इसको रोकने का समुचित प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि ये वास्तव में लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करे और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में मदद करे। क्लियर है? तो लिख लेना, साहित्य में बढ़ती अश्लीलता, और एक पैराग्राफ लिखना है, लिख लो, साहित्य में बढ़ती अश्लीलता बढ़ती। देखो, साहित्य की इंपॉर्टेंस को इस रूप में बनाया गया है, जो साहित्य संगीत कला के बिना है वो व्यक्ति बिना सींगों वाला साक्षात पशु है। बिना सींगों वाला साक्षात पशु। लिख लो स्टेटमेंट को। जो मनुष्य संगीत कला से रहित है, वह बिना पूंछ और बिना सींगों वाले, जिसको पूंछ नहीं और सींग नहीं है, साहित्य संगीत और कला से जो वंचित है, बिना पूंछ और बिना सींगों वाले साक्षात पशु के समान है। ये भर्तृहरि का स्टेटमेंट है। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। संस्कृत में लिखना तो इंटेड नोट्स में लेना है। कहां से लेना है? इंटेड नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो। साहित्य की जीवन में इतनी उपयोगिता है। बोलो, तो साहित्य को संरक्षित करने का प्रयास होना चाहिए। इसको बहुत सारे साहित्यिक सम्मेलनों के माध्यम से एक बार फिर से साहित्य पे विशेष बल दिया जा रहा है। साहित्य हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बोलो, इसकी भूमिका को स्वीकार करना और इसको संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। क्लियर है? ऐसी बातों को हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो बैठो, क्लियर कर सकते हैं हम लोग। कोई प्रश्न है तो बताओ। एक प्रश्न नोट करो। कौन सा प्रश्न लिखना है? एक प्रश्न लिखो, एक वो प्रश्न लिखो। देखो, कर्म करो, नोट्स मिल जाएगा, उसको पढ़ लोगे। और आज वाला अगर लगता है कि लिख सकते हो तो नोट करना, अपना दिमाग लगाना जितना है, तिल का ताड़ बनाना, नोट कर लोगे। कर्म करो, फल की चिंता न करो। फल की इच्छा नहीं, फल की चिंता या फल की आसक्ति न करो। और बता दें तो क्यों पूछ रहे हो? दूसरा भी है। कितने जोश में है ये? और दूसरा भी है क्या? मैं 5-7 लिखवा दूं अभी। और इज इट क्लियर? अब ध्यान देना, कल हम लोग देखेंगे, एआई पे देखेंगे कल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और उसके बाद हम लोग जो बिहार की लोकोक्तियों पे जो निबंध है उस पे आगे 4 दिन तक विवेचना चलेगी। ठीक है? तो कल हम लोग एआई की विवेचना करने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है।